हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उसकी हिस्ट्री एंड शुरू के कुछ एक सेक्शंस। हमारा चैप्टर नंबर 1 हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे एंड इसके बाद जो है और वीडियोज़ आएंगी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की एंड इसको हम सीरीज़ में पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को कम्प्लीट करेंगे। तो रेगुलर वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अभी हमारे चैनल पर 60 डेज़ लीगल मैगज़ीन चैलेंज भी चला हुआ है, उसको आप ईजिली 1 मिनट वीडियो से अपने लीगल मैगजीम्स की जो नॉलेज है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये एक्ट नंबर 3 है हमारे 1930। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ कि एक्ट नंबर 3 से क्या मतलब होता है। 1930 में जितने भी एक्ट आएंगे तो उससे रिलेटेड, जैसे सबसे पहले नंबर पे आया होगा उसको नंबर 1 एक्ट ऑफ 1930, नंबर 2 एक्ट ऑफ 1930 एंड नंबर 3 एक्ट। तो ये तीसरे नंबर का एक्ट है। ऐसे ही हर एक एक्ट का होता है ये नंबर एंड इसको कई बार आपको MCQs में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे टोटल चैप्टर रहेंगे वो 7 एंड टोटल सेक्शन रहेंगे 66। अभी आगे वीडियो में मैं आपको इसकी रेंज भी समझाऊंगी, वो भी हमारे जो छोटे सिनॉप्सिस नोट्स हैं उनके साथ। तो जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है वो बेस है इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1893 के ऊपर। इसके जो कॉन्सेप्ट है वो हमने इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से लिए हैं एंड इसका जो हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री क्या रही है, इसकी जो प्रोविजंस है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, वो पहले हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर थे चैप्टर नंबर 7, जिसको रिपील किया गया था सेक्शन 65 के द्वारा, जो कि हमारे थे सेक्शन 67 से 123। इसको पता होगा आपको। इससे पहले चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा ब्रीच से डील करता है एंड इसके बाद है हमारा इंडेमनिटी जो कि हमारा सेक्शन 124 और 125 के अंदर आता है। ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा करके आपको रेंज से ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी एंड आप इनको इजीली लर्न भी कर सकते हो। तो उसके बाद ये जो प्रोविजंस हैं इनको रिपील कर दिया गया, रिपील करके बनाया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसका जो ऑब्जेक्ट है हमारे एक्ट का वो है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हमारी कंट्री के अंदर। तो आपको पता होगा कि ये जो एक्ट हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमें इनके साथ पढ़ना है। पार्टनरशिप एक्ट के, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, NI एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, इन सभी एक्ट को हमें साथ में पढ़ना चाहिए या ऐसे बिल्कुल लाइन वाइज पढ़ना चाहिए। इससे हम इनके प्रोविजंस को इंटरलिंक कर सकते हैं, इनकी समझ सकते हैं रेलेवेंस एक दूसरे के साथ। सेक्शन शुरू करने से पहले हम देखेंगे इसके रेंज चार्ट को। रेंज चार्ट में सबसे पहले आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि इसके अंदर हमारे टोटल चैप्टर हैं 7 और इसको आप इससे भी लिंक कर सकते हैं कि पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी चैप्टर नंबर 7 के अंदर था। तो यहाँ पर जो हमारे टोटल सेक्शन रहे हैं वो रहे हैं 66। इसके बाद इसको हम रेंज देखते हैं। सबसे पहला है प्रिलिमिनरी पार्ट, जिसके अंदर हमारे 3 सेक्शन है। पहले में आपको पता ही है हमेशा क्या होती है, उसके अंदर उसकी होती है कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल, दूसरे में होती है डेफिनेशन एंड तीसरे में होती है उसकी एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड प्रोविजंस। उसके बाद हमारे जो सेक्शंस हैं वो शुरू होते हैं। इसको आप याद रख सकते हो, ये तीनों के तीनों 2, 3 एंड 4 ये तीनों के तीनों हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। सबसे पहले फॉर्मेशन, उसके बाद फॉर्मेशन होने इसका जो हमारा जो रहेगा सिनॉप्सिस वो रहेगा फॉर्मेशन। इसके बाद रहेगा इफेक्ट के बाद रहेगा हमारा परफॉर्मेंस। तो इन तीन वर्ड से आप इन तीनों चैप्टर्स को याद रख सकते हो। जो हमारा इफेक्ट है वो है 18 से 30 एंड वही फॉर्मेशन है 4 से 17। उसके बाद परफॉर्मेंस चलेगा 31 से 44। यहाँ आते आते देखिए आप हाफ ऑफ द एक्ट से भी ज़्यादा जो है हमारा एक तरीके से कवर हो चुका है। इसके बाद राइट ऑफ अनपेड सैलर, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। इसके अंदर ये 45 से 54 में चलेगी इसकी रेंज। एंड सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद ये ब्रीच वाला हमको पता होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी चैप्टर नंबर 6 है और इसमें भी 6 है। ये है हमारा 55 से 61। उसके बाद जो हमारे मिसलिनियस प्रोविजंस है वो है 62। ओके, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि सभी एक्ट में जो है हमारा डेफिनेशन पोर्शन आगे होता है। एक जो हमारा एक्ट है उसके अंदर जो है ये डेफिनेशन पोर्शन जो है वो पीछे दिया हुआ है। आप बता सकते हो कहाँ दिया हुआ है पीछे? तो चलिए अब शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 1 से हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के। ये मेरे सिनॉप्सिस नोट्स हैं जिनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 1 है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसका जो हमारा रहेगा शॉर्ट टाइटल हमारे सेक्शन 1 के क्लाउज 1 के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्लाउज 2 के अकॉर्डिंग ये होल ऑफ द इंडिया के ऊपर अप्लाई होगा। एंड उसके बाद ये जो है फोर्स में आया था हमारा 1 जुलाई 1930 के बाद। इसके अंदर कई बार एप्लीकेबिलिटी की डेट पूछी जाती है और कई बार एनेक्टमेंट डेट पूछी जाती है। तो आपको इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। एनेक्टमेंट डेट अलग होती है एंड एप्लीकेबिलिटी की डेट अलग होती है। एनेक्टमेंट डेट है इसकी 15 मार्च 1930। अब हम चलते हैं इसके सेक्शन नंबर 2 जो कि हमारा है डेफिनेशन क्लाउज।
सेक्शन 2 में दी गई हैं हमारी डेफिनेशन। सबसे पहले आती है बायर की डेफिनेशन। बायर वो इंसान होता है जो कुछ खरीदता है या खरीदने के लिए एग्री होता है गुड्स को, उसको हम बोलेंगे बायर। ऐसे ही यहाँ पे सेलर की भी डेफिनेशन है, उसकी भी सेम डेफिनेशन होगी। जो कुछ बेच रहा है या एग्री हो रहा है कोई चीज़ बेचने के लिए, उसको हम बोलेंगे सेलर। डिलीवरी का मतलब होगा वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहाँ पर जो पोजेशन हो रहा है वो हो रहा है ट्रांसफ़र वन पर्सन से अनदर पर्सन के पास। बट यहाँ पर जो मेन हमारा यहाँ पे रहेगा वो है वॉलंटरी ट्रांसफ़र। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई फोर्सफुली या इंड्यूस करके आपको ट्रांसफ़र करा रहा है, तो वो यहाँ पर डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। डिलीवरी मानी जाएगी वॉलंटरी ट्रांसफ़र की। नंबर 3 पर है डिलीवरीएबल स्टेट। डिलीवरीएबल स्टेट में कब बोला जाएगा कि गुड्स अब डिलीवरीएबल स्टेट में है, तो ये तब बोली जाएगी व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ दैम। जहाँ पर जो बायर है वो बाउंड हो जाएगा उनकी डिलीवरी को लेने के लिए, उसके पास चीज़ पहुँच जाएगी और जहाँ पर वो बाउंड भी होगा उन चीज़ों को लेने के लिए, वहाँ पर जो है डिलीवरीएबल स्टेट में आ जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा मोड ऑफ डिलीवरी क्या क्या रहेगी। मोड ऑफ डिलीवरी रहेगी हमारी सिंबॉलिक डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इनके भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। सिंबॉलिक डिलीवरी है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बोला मेरे को बोला आपने कि आप हमारी जो है स्कूटी ले जाइए, एंड उसके लिए आपने मुझे स्कूटी नहीं दी, अब आपने मुझे कीज़ दे दी कि ये हमारे गोडाउन की कीज़ हैं एंड आप वहाँ से स्कूटी लीजिए। तो यहाँ पर जो आपने मुझे स्कूटी की कीज़ दी हैं वो आपने मुझे सांकेतिक डिलीवरी कर दी है। आपने मुझे की दे दी है स्कूटी की या गोडाउन की, तो मैं वहाँ से अब स्कूटी ले जाऊँगी। एक्चुअल डिलीवरी में होगा कि एक साइड से मनी जा रही है, दूसरी तरफ से गुड्स दिए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपकी स्कूटी खरीदी तो मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे अपनी स्कूटी दे दी कि ये लीजिए आप कीज़ दीजिए और ये रही स्कूटी, आप ले जाइए। उसके बाद है हमारी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगी क्या कि मैंने आपसे स्कूटी खरीदी, तो आपने क्या किया काम, आपने बोला कि हम आपको ये स्कूटी जो है वो हम आपको 10 तारीख को डिलीवर करा देंगे। तो 10 तारीख को मैं वहाँ थी नहीं, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे कि वो जो स्कूटी है आप मेरे नेबर को डिलीवर कर दोगे, बट उसमें मेरी परमिशन होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है आप मेरे नेबर को डिलीवर कर दीजिए, और आपने उसे डिलीवर कर दिया, तो यहाँ पर ये मानी जाएगी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब हम अगली डेफिनेशन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। तो ये बेसिकली, इसको मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ये वो टाइटल है जिससे आप डिलीवरी ले सकते हो, यानी कि इजी लैंग्वेज में देखा जाएगा तो इसके अंदर 4-5 टाइप्स के हैं वो हमारे पास। तो हम बेसिकली जैसे कि इसके लिखा भी हुआ है इसके अंदर, ये है हमारा बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, फार फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट। रेलवे रिसिप्ट का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। रेलवे रिसिप्ट के अंदर आपने जैसे कोई भी सामान मंगाया है और वो रेलवे से के थ्रू आ रहा है, तो आप वहाँ पर जाकर अपनी रेलवे रिसिप्ट दिखाएंगे कि देखिए मेरे पास ये रेलवे रिसिप्ट है और अब आप मुझे वो चीज़ दे दीजिए। तो आप उसको ले सकते हो वो चीज़ दिखा के। तो वो एक तरीके से टाइटल है कि डॉक्यूमेंट के रूप में आपके पास टाइटल है उस गुड्स में। उसके बाद वारंट और ऑर्डर फॉर डिलीवरी of goods and any other document used in ordinary course of business as proof of possession or control of goods, or authorizing or purport to authorize either by endorsement or by delivery the possessor of the document टू ट्रांसफ़र और रिसीव गुड्स देयर बाय रिप्रेजेंटेड। यानी कि बेसिकली ये वो डॉक्यूमेंट्स होता है जिससे आप किसी भी चीज़ को आप लाइबल हो जाओगे उसकी डिलीवरी लेने के लिए, एंड उन गुड्स के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाएगा, आप ऑथोराइज हो उसे लेने के लिए। इसका भी एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो प्रिंसिपल अपने एजेंट को भेजता है कि आप मेरे बिहाफ पर जाकर ये सामान ले आइए, एंड वहाँ पर वो जाकर प्रिंसिपल उनको कॉल करेगा कि ऐसे ऐसे करके मेरा एजेंट आएगा एंड वो आपको रिसिप्ट दिखाएगा, आप उसे मेरे लिए जो स्टॉक है वो उसे दे दीजिएगा। उसके बाद है हमारा फॉल्ट मतलब होगा कोई भी रॉन्गफुल एक्ट या डिफ़ॉल्ट। उसके बाद है फ्यूचर गुड्स। क्या होंगे फ्यूचर गुड्स के ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी डाली है जिसके अंदर एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स को मैंने बताया है इजी लैंग्वेज में। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ फ्यूचर गुड्स बेसिकली वो गुड्स हैं जिनको करने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, बट एट द टाइम जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं वो तब तक मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस या एक्वायर नहीं हुई है सेलर के पास। सेलर या तो उन्हें अभी मैन्युफैक्चर करेगा या अभी उन्हें प्रोड्यूस करेगा या उसके पास अभी वो आएंगी, यानी कि वो गुड्स जो नॉट येट इन एग्जिस्टेंस, जो अभी एग्जिस्टेंस में हैं ही नहीं। उसके बाद देखते हैं हम गुड्स होंगे क्या। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम और मनी। यहाँ पर इस डेफिनेशन के अंदर आपको एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को लिखा हुआ है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। आप इससे समझ सकते हैं कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं की गई है। तो हर एक तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गुड्स मानी जाएगी, जैसे कि स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
इंसॉल्वेंट बेसिकली हमारा 2(8) में है। तो इंसॉल्वेंट को अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो इंसॉल्वेंट वो पर्सन है जो अपने अब जो डेट्स रह चुके हैं उसके पास, उनको पे नहीं कर सकता, उसका कोई भी पार्ट वो पे नहीं कर सकता, उसके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं बची या वो इसके लिए बिल्कुल भी ऐसे उसके पास कुछ नहीं है जिससे वो इन सबको पे करे, तो उसको इंसॉल्वेंट बोला जाएगा। उसके बाद है हमारा 2(9) में मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंट एजेंसी में एजेंट पढ़ा होगा, ये सेम वैसे ही ये भी एक एजेंट होते हैं। तो इसका होता क्या है कि इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, पहले भी ऐसे ही मर्केंटाइल एजेंट्स होते थे, ऐसा नहीं है कि ये टर्म सिर्फ और सिर्फ इसी एक्ट में आया है। उसके बाद इनकी अथॉरिटी क्या होती है, हम इनको अथोराइज़ करते हैं या तो किसी गुड को सेल करने के लिए, या किसी गुड्स को हमने किसी को बेच दी हैं बट वो उसको भेजना है हमें किसी एजेंट के थ्रू, तो उसको भी हम मर्केंटाइल एजेंट बोलेंगे। फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल, या तो उसे बेचने के लिए या खरीदने के लिए, और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। यानी कि मर्केंटाइल एजेंट बेसिकली अगर आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे कि मेरे पास मान लो मेरा फ़ोन है, या मेरा घर मान लो, मेरे पास मेरा घर है, मैंने बोला एक एजेंट को बुलाया कि आप एक काम कीजिए, मैं अपना जो ये घर है मैं 30 लाख में बेचना चाहती हूँ, तो आप मुझे कोई ऐसी पार्टी से मिलवाइए जो मुझे इसमें 30 लाख में जो है ये घर खरीदने के लिए तैयार हो मेरे से। तो मर्केंटाइल एजेंट एक ऐसी पार्टी लेकर आएंगे जो इस ये घर को खरीदेगी। इसमें उनका कमीशन होता है बीच में, इसलिए वो ऐसा मतलब इस पोस्ट पे काम करते हैं। उसके बाद 2(10) में है प्राइस। प्राइस बेसिकली वो मनी कंसिडरेशन है जिसको हम किसी भी सेल ऑफ गुड्स के लिए देते हैं इन चेंज, जो कि जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है वैसे ही। प्रॉपर्टी को हम प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी में कोई एक, यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो किसी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर अप्लाई होता है, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं, जनरल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। उसके बाद 12 में है क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी कि जो क्वालिटी है गुड्स की उसमें इंक्लूड की जाएगी स्टेट भी और कंडीशन भी। इससे भी एक बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था कि क्वालिटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, स्टेट और कंडीशन दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी क्वालिटी ऑफ गुड्स में। सेलर देखो, हमने पहले बायर पढ़ा था 2(1) में, एंड अब है हमारे पास सेलर। सेलर मीन्स वो इंसान जो सेल करता है या एग्री टू सेल, यानी कि या तो वो कोई चीज़ को सेल कर देता है या एग्री होता है कुछ सेल करने के लिए। उसके बाद स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स बेसिकली जिनको हमने आइडेंटिफाइड कर लिया है और एग्रीड हैं उस कोर्स ऑफ टाइम में हम उसे बेचने के लिए या उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए कि हम यही वाली स्पेसिफिक गुड्स हम आपसे ख़रीद रहे हैं। उसके बाद 215 इसका एक इम्पोर्टेंट क्लाउजेस के अंदर लिखा गया है कि जो भी एक्सप्रेशन इस एक्ट में यूज़ किए गए हैं बट इस जो हमारा सेक्शन 2 के किसी भी क्लाउज में डिफ़ाइन नहीं है और वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफ़ाइन है, तो उनका वही सेम मीनिंग इस एक्ट में लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रपोजल डिफ़ाइन है, प्रॉमिस डिफ़ाइन है, तो अगर वो वर्ड यहाँ पर आता है, या कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर डिफ़ाइन है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आपने देखा होगा बहुत बार यूज़ हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का वही मीनिंग होगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा गया है। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 3। ये है हमारा आज का लास्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविज़न ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872। यानी कि जो एक्ट 9 1872 का मतलब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके प्रोविज़न्स कैसे अप्लाई होंगे हमारे इस एक्ट के ऊपर। इसका बेसिकली मैं आपको एक ईजी तरीका बताती हूँ। ईजी तरीका इसका है क्या कि देखिए जो इसके अनरिपील्ड प्रोविज़न्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के, इसको अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आप इसमें लाइक कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको मैं आपको ईजी में बताती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सभी प्रोविज़न्स जो भी अब अनरिपील्ड हैं, जिनको रिपील नहीं किया गया है, वो सारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के साथ ऐसे उस पर अप्लाई होंगे। बट अगर वो कंसिस्टेंट है तो वो अप्लाई हो जाएंगे, बट अगर वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं देन वो अप्लाई नहीं होंगे। तो ये सिंपल सा आप इसको चार्ट की फॉर्म में बनाएंगे, मैं एक पिक ऐड कर दूंगी जैसे मैंने बनाया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो आप उसको इजीली समझ लेंगे कि जो प्रोविज़न्स है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो इन जनरल तो अप्लाई होंगे, बट अगर वो इनको इन जनरल अप्लाई कर रहा है, जितने भी अनरिपील्ड प्रोविज़न्स बचे हैं उनको अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाएंगे तो हम उसके 2 हेड्स बना सकते हैं। 1, अगर वो कंसिस्टेंट होंगे देन अप्लाई,
एंड अगर वो इनकंसिस्टेंट होंगे देन नॉट अप्लाई। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इसके बाद मैं इसका पार्ट सेकंड अपलोड करूँगी। एंड अब जल्दी ही कुछ डेज़ के गैप पर हम सोगा को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और भी अदर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।